हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जाम मार्क। मैं हूं अखिलेश चौधरी और आज फिर से हाजिर हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में हमने यूनिट 1 के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर कर लिया है और हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, सेल को स्टार्ट किया था, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था सेल के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ा था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जैसे कि हमारा साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में डील करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया को हम डिटेल में डील करेंगे। देन हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये इन सभी 3 टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसी तरह हम सेल स्ट्रक्चर को पूरा कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं कि हमारा साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारा कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। ठीक, अब देखिए ये एक सेल आपको दिख रहा होगा, एक इमेज दिख रही होगी सेल की। ठीक, तो इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, ऑर्गेनल्स भी, फ्लूइड भी, और सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़ के बच्चों, किसको छोड़ के, न्यूक्लियस को छोड़ के सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर आती हैं। ठीक, तो ये आप इमेज को ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा एक सेल होता है और इसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। आप सभी ने क्लास 11th में पढ़ा होगा सेल के बारे में, वही है। और थोड़ा हम यहाँ एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे क्लास 11th लेवल पे जो आपने पढ़ा था। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है बच्चों। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड रीजन होता है। क्या होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड रीजन ऑफ सेल दैट लाइज बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड होता है। क्या होता है बच्चों? सेमी फ्लूइड रीजन होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में लाइज करता है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ठीक, देखिए सपोज करिए ये हमारा कोई सेल हो गया। ठीक, और इसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो साइटोप्लाज्म होता क्या बच्चों? जो साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच और न्यूक्लियर जो इन्वेलप होता है बच्चों, क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियस की कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो किस में आती है? हमारी साइटोप्लाज्म में आती है बच्चों। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये। इट सर्व एज द साइट वेयर मोस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन, सिग्नल, ट्रांसडक्शन एंड ऑर्गेनल एक्टिविटीज अकर। देखिए ये एक तरह से साइट का काम करता है बच्चों। मतलब साइट का काम क्या करता है? ये एक तरह, सपोज करिए किसी को एक इन्वायरमेंट देना किसी काम को करने के लिए। तो जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, हमारे सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए एक इन्वायरमेंट देता है या फिर एक साइट देता है उसके फंक्शन को होने के लिए। ठीक, तो देखिए सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे हमारा क्या होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हमारा गोल्जी बॉडी होता है, हमारा राइबोसोम होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमारे सेल के अंदर पाई जा रही होती हैं। ठीक, और देखिए इनका फंक्शन होता है। अब जितने भी ऑर्गेनल्स हमारे सेल के अंदर पाए जा रहे हैं उनका काम होता है, हर एक ऑर्गेनल्स का छोटी सी भी छोटी चीज़ जो हमारे सेल के अंदर पाई जाती है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो उस स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए एक जगह चाहिए होती है, एक साइट चाहिए होती है। तो साइटोप्लाज्म वही साइट दे रहा होता है, वही जगह दे रहा होता है, वही इन्वायरमेंट दे रहा होता है उसको काम करने के लिए। और साइटोप्लाज्म होता कैसा बच्चों? सेमी फ्लूइड रीजन का, सेमी फ्लूइड टाइप का होता है। मतलब एक तरफ एकदम फ्लूइड भी नहीं होता और एकदम सॉलिड भी नहीं होता। सेमी फ्लूइड मतलब एक जेली लाइक, आप मान सकते हैं कि एक जेली लाइक कोई सब्सटेंस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द साइटोसोल फ्लूइड, साइटोस्केलेटन एंड ऑल द ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि साइटोप्लाज्म जो होता है हमारा उसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। मेनली क्या पाई जाती हैं बच्चों? 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला क्या होगा हमारा? पहला हमारा हो गया साइटोसोल। साइटोसोल क्या हो गया बच्चों? जो सॉल्यूशन, जो फ्लूइड प्रेजेंट है किसके अंदर? सेल के अंदर। किसके अंदर बच्चों? सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक, और वो फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर एनवेलप की बाउंड्री तक
न्यूक्लियर एनवलप जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, उसकी बाउंड्री तक जितने भी फ्लूइड प्रेजेंट है बच्चों, वो होते हैं हमारे साइटोसोल। अब दूसरा क्या बच्चों, दूसरा हमारा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन मतलब समझिए जो एक सेल है, एक सेल है समझ लीजिए, ठीक, उसका बोन, अगर हम जनरल भाषा में बात करें, सेल का बोन जो होता है, बोन ऑफ सेल, बोन ऑफ सेल आल्सो नोन एज साइटोस्केलेटन। क्या? साइटोस्केलेटन। ठीक, तो जो समझिए कि सेल का जो एक ढांचा होता है, ढांचा जैसे हमारे बॉडी का एक बोन है, मसल्स है, उसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो जो सेल का स्केलेटल सिस्टम होता है, मतलब हमारे एक सेल का जो स्केलेटल सिस्टम होता है, उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। हम पढ़ेंगे आगे स्लाइड में कि साइटोस्केलेटन में क्यों कौन कौन सी चीजें आती हैं बच्चों। ठीक, तीसरा हमारा क्या हो गया बच्चों? ऑर्गेनल्स। अब देखिए सेल के अंदर ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? हमारे सेल के अंदर पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया गया है, ठीक, इमेज में दिखाया गया है कि हमारे सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। जैसे हमारा क्रोमाटिन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइजोसोम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसाइकल, गोल्जी अपार्टस, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल्स, ये सब क्या है बच्चों? ये सब ऑर्गेनल्स हैं जो कि हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हुआ कि साइटोप्लाज्म होता क्या है और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कंपोजिशन ऑफ साइटोसोल। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि साइटोसोल हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आती हैं, तो उसी का ये एक डिटेल थोड़ा सा है। साइटोसोल, पहला साइटोसोल क्या होता है बच्चों? जेल लाइक मैट्रिक्स, 70% वाटर, डिजॉल्व इन आयन, शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? देखिए जो हमारा साइटोसोल होता है वो क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या हो गया बच्चों? ये जो हमारे सेल के अंदर एक स्पेसिफिक सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। अब उसका कंपोजिशन क्या होता है? उसका कंपोजिशन ये होता है कि 70% तो सिर्फ वाटर होता है। क्या होता है बच्चों? 75% वाटर होता है, जिसमें क्या डिजॉल्व होता है? आयन डिजॉल्व होता है, शुगर डिजॉल्व होते हैं, अमाइनो एसिड डिजॉल्व होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स डिजॉल्व होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या होते हैं बच्चे? जैसे हमारा आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, ये सब क्या है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक, कंटेन्स एंजाइम फॉर ग्लाइकोलिसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस एंड प्रोटॉन सिंथेसिस। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा होता है बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है और फैट एसिड सिंथेसिस कहाँ होता है? मतलब इनके बनने के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन बनने के लिए और हमारा फैटी एसिड बनने के लिए, ग्लाइकोलिसिस के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो कहाँ पाई जाती है? हमारे साइटोसोल में ही पाई जाती है। ये एंजाइम्स जो इसके लिए ज़रूरत होती है वो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे साइटोसोल्स में ही पाए जाते हैं। ठीक, तो साइटो जो सोल होता है उसके अंदर इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। एक्ट एज ए मीडियम फॉर डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, उसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर टेलीग्राम पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखिए हमने साइटोसोल के बारे में पढ़ लिया, अब हम दूसरा क्या कंपोनेंट होता है? ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स जैसे कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्टस, लाइजोसोम्स, पैरोक्सिसोम, प्लास्टिड इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, इसको हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा होता है बच्चों नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे राइबोसोम, सेंट्रियोसोम एंड साइटोस्केलेटन। अब ये क्या होते हैं बच्चों? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? देखिए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मतलब हो गया ऐसा कोई ऑर्गेनल जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन ना पाई जाती हो बच्चों। जैसे हमारा सेल है उसमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया
जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, उसके दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ठीक। तो इसी तरह नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, वो ऑर्गेनल्स डायरेक्टली ऐसे हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा ऑर्गेनल्स के बारे में। तीसरा कंपोनेंट क्या था हमारे, कंपोजिशन क्या था हमारे साइटोप्लाज्म का बच्चों, वो था हमारा इंक्लूजन बॉडीज। अब ये इंक्लूजन्स क्या होते हैं बच्चों, इंक्लूजन्स का मतलब ऐसे, मतलब सपोज करिए हमारे सेल के अंदर कुछ चीज़ें स्टोर हुई होती हैं, मतलब सेल समझ लीजिए एक स्टोरेज की तरह भी काम करता है, ठीक। तो जो हमारे सेल के अंदर जो स्टोरेज होती है, जैसे कोई प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोजन्स हो गए बच्चों, ठीक, और ग्रेन्यूल्स हो गए, लिपिड के ग्रेन्यूल्स हो गए, ड्रॉपलेट्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी हमारे सेल के अंदर पाई जाती हैं। अब ये होती किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं हमारे सेल के अंदर, तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं बच्चों, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। किसके फॉर्म में, इंक्लूजन्स बॉडी के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो ये भी हमारे साइटोसोल का, हमारे साइटोप्लाज्म का एक कंपोजिशन हो गया। ये एक्ट करती हैं एज ए एनर्जी रिजर्वायर एंड मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स। ये क्या होते हैं, एक तरह से एनर्जी रिजर्वायर का भी काम करते हैं, जैसे हमारा ग्लाइकोजन्स हो गया, लिपिड्स हो गए, ये हमारे एनर्जी स्टोरेज की तरह या फिर एनर्जी रिजर्वायर कह सकते हैं उनको। और ये बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि देखिए हमारे सेल्स में डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, तरह तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसमें कुछ बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इंक्लूजन्स बॉडी होती हैं बच्चों, इन्हीं बाई प्रोडक्ट से फॉर्म हो रही होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हमने पढ़ लिया कि कंपोजिशन क्या होता है हमारे साइटोप्लाज्म का, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या होता है, मतलब वो कैसे बना हुआ है, ठीक। जैसे हमने बात की थी साइटोस्केलेटन की, जैसे हमारा बॉडी है तो उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या है, बोन है, मसल्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं, ये सब क्या है उसकी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। तो इसी तरह बच्चों हर एक सेल हमारे जो बॉडी में पाया जाता है उसका एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है, ठीक। उसमें भी कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो उसके शेप को, साइज को और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या होता है बच्चों, साइटोस्केलेटन होता है। द साइटोस्केलेटन इज ए डायनेमिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स दैट प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड मूवमेंट टू द सेल। इसको बच्चों सेल को क्या क्या देता है, शेप देता है, सपोर्ट देता है और मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक। तो ये साइटोस्केलेटन होता है जो हमारे सेल को शेप, स्ट्रक्चर, सपोर्ट, मूवमेंट में हेल्प करता है। अब देखिए इसके कंपोनेंट होते हैं, जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है बच्चों, हमारा जो साइटोस्केलेटन होता है वो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं बच्चों, 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं, मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला हमारा क्या है बच्चों, पहला हमारा माइक्रोफिलामेंट। अब देखिए नाम से ही इसका लग रहा है क्या, माइक्रो मतलब ये सबसे छोटा होगा बच्चों, क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो इसका जो ये एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जो डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो जैसे हमारी बोन डिफरेंट केमिकल से, डिफरेंट सब्सटेंस से, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, कुछ ऑस्टियोब्लास्ट के सेल, ऑस्टियोक्लास्ट के सेल, सारे सेल्स से मिलकर बना होता है हमारा बोन। तो इसी तरह से जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और मैक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोफिलामेंट जो होता है बच्चों वो भी कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। मेनली उसमें क्या होता है बच्चों, एक्टिन फिलामेंट्स होता है। एक्टिन फिलामेंट क्या होता है बच्चों, एक्टिन फिलामेंट एक तरह का क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक। और ये जो होता है सबसे थिनेस्ट होता है। क्या होता है बच्चों, सबसे थिनेस्ट होता है, ठीक। ये बात याद रखिएगा। अब ये एग्जाम में आपका MCQ आ सकता है, आप एनाटॉमी का या फिजियोलॉजी का जब पेपर देने जाएंगे तो उसमें पूछ सकता है साइटोस्केलेटन का सबसे थिनेस्ट कंपोनेंट कौन सा होता है। तो आप क्या लगाएंगे ऑप्शन में, माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे थिनेस्ट
कंपोनेंट होता है किसका, साइटोस्केलेटन, मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। किससे मिलकर बना होता है, एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। फंक्शन क्या होता है बच्चों, सेल शेप एंड मोटिलिटी, सेल के शेप को मेंटेन करना और मोटिलिटी को मेंटेन करना इसका मेन फंक्शन होता है। दूसरा होता है बच्चों एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया, जब सेल किसी चीज को अंदर इनगल्फ कर रहा होता, मतलब सपोज करिए ये हमारा सेल है, ये मेरा सेल है, तो सेल के बाहर कोई सपोज करिए कोई ग्रेन्यूल्स है, क्या है, ग्रेन्यूल्स है। अब जब सेल इसको अंदर लेना चाहेगा, मतलब सेल इसको जब अंदर लेना चाहेगा, तो जो ये अंदर लेने की प्रक्रिया है, मतलब सेल इसको अंदर, सेल के अंदर जो एंट्री हो रही है, इसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है बच्चों एक्सोसाइटोसिस। क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस इसी का जस्ट अपोजिट होता है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबिलाई, ये माइक्रोबिलाई के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो भी किस में हेल्प करती है बच्चों, माइक्रोविलाई के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सपोज कर जैसे हमारी जो इंटेस्टाइन होती है बच्चों, इंटेस्टाइन का अगर आप ल्यूमन देखेंगे, आप डीएच में जाएंगे या कहीं भी ऑनलाइन इमेज देखेंगे, तो जो इंटेस्टाइन का ल्यूमन होती है बच्चों, उसमें छोटे 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 ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, यह तीसरा है हमारा, ठीक, क्या है बच्चों, तीसरा है हमारा। दूसरा लग रहा है छूट गया है, उसको मैं अभी लिखकर अलग से डिस्कस कर दूंगा, ठीक। तीसरा क्या बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल। इसका डायमीटर कितना होता है, 25 नैनोमीटर होता है, ठीक। हम यहाँ डायमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, डायमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक, डायमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। अब इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये एक हॉलो ट्यूब्स मेड ऑफ ट्यूबलिन डायमीटर, ट्यूबलिन डाइमर्स होता है। ट्यूबलिन्स क्या होता है बच्चों, ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है। अब ये सेल में पाए कैसे जाते हैं, ठीक, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक। सपोज करिए ये हमारा सेल है, ठीक। तो बच्चों जो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे सेल के पेरीफेरी पर, ठीक। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, हमारे सेल के पेरीफेरी पर पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक। दो सेंट्रियोल जब आपस में परपेंडिकुलरली क्या होते हैं, जुड़ते हैं। एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है बच्चों, हॉलो, एक सेकंड, सॉरी बच्चों, एक सेंट्रियोल जो होता है बच्चों वो हॉलो ऐसे सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। क्या होता है बच्चों, हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जो ये माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ये ट्यूबलिन डाइमर से बल्कि फॉर्म सीलिया, फ्लैजिला, स्पिंडल फाइबर, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बच्चों, वो हेयर लाइक ऐसे पाए जाते हैं हमारे सेल्स के अंदर। किस में पाए जाते हैं, हमारे सेल्स के अंदर ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि सेंट्रियोल से जुड़ी हुई होती है। अब ये क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, ये सीलिया बनाते हैं, फ्लैजिला बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। अब देखिए सीलिया का कुछ अलग काम होता है, फ्लैजिला का कुछ अलग काम होता है, स्पिंडल फाइबर का कुछ अलग काम होता है। अब ये मिलकर किससे बने होते हैं बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। वो आपको डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों, ये हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन थिन होते हैं, लेकिन ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है बच्चों, ठीक। पेरीफेरी पे क्या पाया जा रहा है, माइक्रोफिलामेंट्स पाया जा रहा है बच्चों। एक सेकेंड, पेरीफेरी पे हमारा क्या पाया जा रहा है बच्चों, माइक्रोफिलामेंट पाया जा रहा है। और हमारे उस पे क्या पाए जा रहे हैं, सेंटर में क्या पाए जा रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। अब देखिए एक तीसरा बच गया जो बच्चों, दूसरा था बच्चों, वो था हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या था बच्चों, इंटरमीडिएट फिलामेंट,
ये भी बच्चों साइटोस्केलेटन का ही पार्ट होता है। टोटल कितने पार्ट होते हैं साइटोस्केलेटन में? 3 होते हैं। एक होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा होता है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा होता है बच्चों माइक्रोफिलामेंट। ठीक, क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट। ये माइक्रोफिलामेंट सबसे छोटा है जिसका डायमीटर 7 नैनोमीटर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल सबसे बड़ा होता है जिसका डायमीटर 25 नैनोमीटर होता है। और माइक्रोट्यूब्यूल इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, उसका आई थिंक बच्चों 12 नैनोमीटर या 15 नैनोमीटर ऐसे कुछ होता है। आप एक बार कंफर्म देख लीजिएगा, क्योंकि इसका मुझे कंफर्म याद नहीं है कि 12 नैनोमीटर होता है या 15 नैनोमीटर होता है। ठीक, अब देखिए इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों? सेल को क्या करना? सपोर्ट करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं, देखिए सेल के अंदर भी कुछ मूवमेंट्स होते हैं, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं या फिर जो भी प्रोटीन बन रहा है, फैट बन रहा है, फैटी एसिड्स बन रहे हैं, ग्लाइकोजन बन रहे हैं, लिपिड बन रहा है, उनका भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है। तो जो ये साइटोस्केलेटन्स होते हैं वो उसके मूवमेंट में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा जो साइटोस्केलेटन होता है वो वर्क कैसे करता है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, कि हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसका फंक्शन क्या होता है। पहला क्या है बच्चों? मीडियम फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सच एज ग्लाइकोलिसिस, एसिड सिंथेसिस एंड अमाइनो एसिड। ये एक तरह का मीडियम है जो कि मीडियम होता है। मीडियम मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कोई प्रोसेस हो रही होती है बच्चों, या कोई रिएक्शन हो रहा हो, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है। ठीक, तो मीडियम क्या है किसके लिए बच्चों? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। जो हमारा सेल होता है बच्चों वो एक तरह का स्पेयर है। सपोज करिए एक, जैसे आप बॉल देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, या एक क्रिकेट का बॉल ले लीजिए, वो क्या होता है? एक तरह का स्फेयर होता है बच्चों। अब ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनल सब हैं, अगर सेल के अंदर कोई चीज़ नहीं रहेगी, कोई फ्लूइड नहीं रहेगा, कोई जेल नहीं रहेगा, तो क्या होगा? उसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे वो बेस पे आके सेटल हो जाएंगे। कहाँ पे बच्चों? बेस पे आके सेटल हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म होता है वो यहाँ अंदर ऐसे भरा हुआ होता है। क्या हुआ होता है? पूरा फुल होता है। तो ये क्या करता है बच्चों? जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसको सस्पेंड करके रखता है। सस्पेंड का मतलब क्या हो गया कि एक बॉल के अंदर ऑर्गेनल्स को एक एक जगह पर रखता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सारे ऑर्गेनल्स जो है वो सस्पेंड होके नीचे आ जाते हैं। क्या होते हैं? सस्पेंड होके नीचे आ सकते हैं। वो पूरे बेस में या पूरे बॉल में एक एक जगह, पर्टिकुलर जगह पर सिचुएटेड होते हैं। ठीक, तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो इसमें हेल्प करता है। तीसरा क्या हो गया बच्चों? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनल्स। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो हमारा इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज एक सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो रही होती है? ट्रांसपोर्ट हो रही होती है या मूव हो रही होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब ये होता कैसे है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बच्चों? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू होता है। ठीक, अब ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है बच्चों? ठीक, क्या होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? मैं आपको दिखाता हूं ये होता क्या है। एक सेकंड, मैंने स्लाइड ले लिया। ठीक, सपोज करिए ये हमारा सेल है बच्चों। सपोज करिए ये हमारा सेल है। ठीक, इसके अंदर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक, ये कोई फ्लूइड हो गया जो इस सेल के अंदर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड इस सेल के अंदर प्रेजेंट है। इमेजिन करिए एक गुब्बारा है या एक कोई बॉल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? फ्लूइड प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है? जब ये सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है बच्चों वो घूम रहा है, मतलब वो मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। सपोज करिए गुब्बारा है, उसको जब हम हिलाते हैं, सपोज करिए एक कोई बॉल है या एक बॉल आता था बच्चों जिसमें लाइट जलती थी और उसके अंदर क्या पाया जाता था? पानी रहता था, मछलियाँ रहती थी। तो
उसको जब हिलाते थे बच्चों तो क्या होता था, जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो भी सब्सटेंस या भी जो भी चीज़ें भरी हुई होती हैं वो क्या होती थी, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही होती। तो इसी तरह सेल को इमेजिन कीजिए, सेल भी एक तरह का ऐसा ही बॉल है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भरी हुई हैं और उसके अंदर क्या है, लिक्विड है या जेल है। ठीक, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब हो गया उसके अंदर जो जेल भरा हुआ है, जेल है, वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, मतलब ऐसे क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो यही मूवमेंट हेल्प करता है क्या करने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में। क्या करने में बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन करने में। ठीक, क्या करने में, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्ट एज द मीडियम फॉर सेकेंड मैसेंजर्स। एग्जाम्पल साइक्लिक एम्पिलेज, कैल्शियम चैनल्स होते हैं। अब देखिए जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, वो एक तरह क्या करता है, सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। अब ये सिग्नल ऐसा नहीं है, सेल के अंदर ही। ठीक, देखिए ये हमारा सेल हो गया। ठीक, तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब जब भी कोई केमिकल सिग्नल आता है बच्चों, बाहर से कोई केमिकल सिग्नल आ रहा है या न्यूरोलन सिग्नल आ रहा है, तो उसको क्या करता है, आएगा पहले सरफेस से टकराएगा। ठीक, तो सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब सरफेस पे ये इसको सेंस करेगा, फिर ये साइटोप्लाज्म के थ्रू न्यूक्लियस तक या फिर हमारे और कोई ऑर्गेनल्स तक ले जाएगा। किसको ले जाएगा बच्चों, सिग्नल को ले जाएगा। ठीक, तो ये जो साइटोप्लाज्म है उस सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब सिग्नल को मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक या किसी और ऑर्गेनल तक ले जाने में मदद करता है। उसमें जैसे हमारा साइक्लिक एम्पिलेज हो गया, कैल्शियम चैनल्स हो गए, ये सब चीजें हेल्प कर रही होती हैं। तीसरा क्या होगा, पांचवा क्या फंक्शन हो गया बच्चों, स्टोरेज ऑफ इंक्लूजन्स, ग्लाइकोजन्स, लिपिड, पिगमेंट स्टोर्ड फॉर एनर्जी एंड स्पेशल फंक्शन। अब जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि सेल हमारा एक तरह से एनर्जी रिजर्वायर का भी काम करता है। एनर्जी रिजर्वायर का काम कैसे करता है, जो भी ग्लाइकोजन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में हमारे सेल के अंदर स्टोर होते हैं। छठा फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर साइटोस्केलेटन प्रोवाइड से मोटिलिटी एंड पोलैरिटी। अब देखिए जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, वो हमारे साइटोस्केलेटन को भी एक तरह से क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक, तो हमने साइटोप्लाज्म को खत्म कर दिया। हमने अभी तक क्या क्या डील कर लिया बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा और जनरल फीचर्स यानी किसके, सेल्स के, सेल का जनरल स्ट्रक्चर, जनरल चीजें डिस्कस की। इस लेक्चर में अब तक हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस कर लिया है। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी लेक्चर के अंदर, जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे बगल में आपको इसका फिगर दिख रहा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक फिगर कैसा होता है। जनरली इसमें ये क्या है बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्या है बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, MBO, डबल MBO है, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मतलब क्या हो गया, इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक, क्या होती है बच्चों, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया known as the powerhouse of the cell because they provide ATP through oxidative phosphorylation। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों, एक तरह से पावर हाउस का काम करता है। पावर हाउस का मतलब क्या हो गया कि ऐसी कोई बॉडी जो सेल को क्या कर रही है या हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो वो हमको पावर हाउस कहलाती है। ठीक, अब पावर हाउस कैसे ये ATP प्रोड्यूस कर रहा होता है बच्चों, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की मदद से। ठीक, ये आप पढ़ेंगे जनरल फिजियोलॉजी जब हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों, तो उसमें हम ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को भी डील करेंगे। प्रेजेंट इन द ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैच्योर RBC। ये हर यूकैरियोटिक जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं बच्चों, उनमें पाई जाती हैं। ठीक, मेरी बॉडी की सेल में ही नहीं, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें पाई जाती हैं। RBC हमारे बॉडी में एक ऐसा सेल्स होता है जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक,
नंबर वेरीज विद द सेल एक्टिविटी, जो मतलब इसका नंबर वेरी कर सकता है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पर इसके नंबर पाए जाते हैं। जैसे जो सेल्स काफ़ी मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, जिसमें ढेर सारे मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहे होते हैं, जैसे हमारा लीवर का सेल हो गया, वहाँ पे बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे लीवर के थ्रू होकर हमारे बॉडी में जाता है, तो वहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही होती है, ठीक। तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक। तो few in inactive cell, 1000 in metabolically active cell, muscles, liver, neurons। तो देखिए हमारे बॉडी में मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स कौन कौन से मेनली होते हैं बच्चों? मसल्स होता है, क्योंकि हमेशा इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, डिफरेंट चीज़, हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, ठीक। तो लीवर, हमारे मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा हो गया बच्चों हमारा लीवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों ज़्यादा पाया जाता है वो हमने बता दिया कि जितने भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है वो हमारे लीवर से ही होकर जा रहा हो। तीसरा है बच्चों न्यूरॉन। अब हमारे बॉडी की जितनी भी क्या हो रही हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही हैं, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, चलना, उठना, बैठना कैसे हो रहा है? सिग्नल्स के थ्रू ही हो रहा है, न्यूरोनल सिग्नल्स के थ्रू हो रहा है, तो उसके लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखिए, सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या हो गया बच्चों? ये मतलब खुद पे डिपेंड करता है। जैसे और बॉडी के जो ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चों, वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस पे डिपेंड होते हैं, उनका जो कमांड सेंटर होता है बच्चों वो न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेमी ऑटोनॉमस होता है, मतलब वो अपना फंक्शन लगभग खुद से कर रहा होता है, ज़्यादातर फंक्शन वो खुद से करता है। वो खुद से कैसे करता है बच्चों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, पोजेस देयर ओन डीएनए। क्या? देयर ओन डीएनए, एम्प्टी डीएनए। कौन सा डीएनए बच्चों? एम्प्टी डीएनए। एम्प्टी डीएनए का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एम्प्टी डीएनए क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक, मैं बताता हूं एम्प्टी डीएनए होता क्या बच्चों। एम्प्टी डीएनए का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। कौन सा डीएनए बच्चों? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जो डीएनए हमारे किसके अंदर पाया जाता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, एंड राइबोसोम्स, ठीक। तो देखिए ये तीन मेन चीज़ें होती हैं जो किसी सेल को फंक्शन करने के लिए ज़रूरत होती है। क्या क्या बच्चों? एक डीएनए, दूसरा आरएनए, तीसरा राइबोसोम। अब डीएनए क्या होता है बच्चों? डीएनए का मतलब बॉडी के अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं, जितना भी जेनेटिक जीनोम कोड है, वो एक डीएनए के अंदर स्टोर होता है। तो किसी भी सेल को फंक्शन करने के लिए डीएनए की जरूरत होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। दूसरा है आरएनए। आरएनए क्या है बच्चों? आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। डीएनए भी करता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, लेकिन आरएनए भी करता है। तीसरा है बच्चों राइबोसोम। राइबोसोम क्या कराता है? ट्रांसलेशन कराता है। ट्रांसलेशन क्या होता है? जब राइबोसोमल एमआरएनए से, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो वो कौन करा रहा था? वो राइबोसोम करा रहा होता है। तो इतनी चीज़ें किसके अंदर पाई जाती हैं? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती हैं। तो इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जैसे कि पूछ सकता है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन क्यों कहते हैं, या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल क्यों कहते हैं। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ है। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द रिचर्ड अल्टमान 1890 एज ए बायोब्लास्ट, ठीक। तो इसको इनिशियली बायोब्लास्ट के नाम से जाना जाता था बच्चों, जिसने रिचर्ड अल्टमान ने 1890s में देखा था। दूसरा क्या बच्चों फिर 1890s में हो गया। दूसरा 1898 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950 रिवील्ड 1898 में ये हो जाएगा टर्म माइटोकॉन्ड्रिया कॉइन्ड बाय द कार्ल बेंडा। जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है बच्चों वो कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया, ठीक। अब 1950s में फिर क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो इससे क्या हो गई, चीज़ें बहुत आसान हो गई, मतलब सेल्स के अंदर देखना बहुत ईजी हो गया, जिससे हमें पता चला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये जनरल चीज़ें हैं, आप लोग अगर याद रखेंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या स्ट्रक्चर होता है? ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जनरली यही स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम एक एक चीज़ें डिटेल में देखेंगे। आउटर मेम्ब्रेन,
स्मूथ परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल लेस देन 5 kDa किलो डाल्टन ड्यू टू पोरीन प्रोटीन्स। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, देखिए ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। इसकी दो लेयर होती है, एक होती है आउटर लेयर, दूसरी होती है इनर लेयर, ठीक। तो अब मैं एक छोटे से पार्ट को यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ देखिए आप, एक हो गई आउटर लेयर बच्चों ये, दूसरा इनर लेयर मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, येलो से, ठीक। ये हो गई हमारी इनर लेयर, ठीक। तो जो आउटर लेयर होती है बच्चों, इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पोरीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोरीन्स बोलते हैं। ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों। क्या होता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। ये इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। तो जो हमारी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों, उस पे पोरीन्स पाए जाते हैं। पोरीन्स क्या होते हैं, एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जो एक चैनल बनाता है बच्चों, जिसके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया कम्युनिकेट करता है किसके साथ, साइटोप्लाज्म के साथ, ठीक। तो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, मूवमेंट्स होता है, वो इन्हीं पोरीन्स के थ्रू, इन्हीं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के थ्रू और कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू भी ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है साइटोप्लाज्म के साथ। सॉरी, और भी इस पे कुछ सा, ठीक। ये हो गया हमारा प्रोटीन। दूसरा है कंटेन एंजाइम फॉर फैटी एसिड इलॉन्गेशन एंड फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। अब देखिए जो फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस होता है बच्चों, वो कहाँ होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो उसके लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। और फैटी एसिड के इलॉन्गेशन के लिए, इलॉन्गेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो फैटी एसिड की चेन होती है ऐसे चेन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है बच्चों, चेन से मिलकर। तो इसके इलॉन्गेशन के लिए, मतलब जो इसका बिट्स का नंबर, ये जो बिट्स हैं बच्चों, ये जो बना रहा हूँ मैं, ये बिट्स होता है, ठीक। तो इसके इलॉन्गेशन के लिए जिस एंजाइम की जरूरत होती है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दूसरा क्या बच्चों, बी, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है बच्चों, अब देखिए जो हमारी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया, एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस पाया जाता है बच्चों, जो स्पेस पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक। अब देखिए इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है बच्चों, ठीक। क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये क्या करता है, एंजाइम कंटेन करता है एक चीज़ के लिए, एडाइनलेट काइनेज एंड प्रोटीन फॉर एपोप्टोसिस, एग्जाम्पल साइटोक्रोम सी। अब देखिए जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है बच्चों, इसी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की वजह से होता है, क्योंकि क्या करता है, ये एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है किसके बीच में, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है, मतलब जो दोनों मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह पाई जाती है और जो दो मेम्ब्रेन के बीच में जगह पाई जाती है, उसके बीच में क्या करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज करिए मैं फिगर पे दिखाता हूँ, ठीक। ये जो सेल है, सेल के अंदर जो जगह है बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। और जो ये है, ये हो गया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जगह होती है, ठीक। तो देखिए अब जो इनर मेम्ब्रेन है, जो मैट्रिक्स है, इनके बीच में क्या क्रिएट होता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। H+ आयंस जो होते हैं वो मैट्रिक्स में ज़्यादा हो जाते हैं और इनर मेम्ब्रेन में कम हो जाते हैं, ठीक। क्यों कम हो जाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को हम
डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये एक तरह का फंक्शन होता है जो कि एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक, और प्रोटीन फॉर एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस में भी हेल्प करता है। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? नेचुरल सेल डेथ। जो सेल नेचुरली मरता है, तो नेचुरली डिस्ट्रॉय होता है, तो उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? इनर मेम्ब्रेन, हाईली फोल्डेबल इनटू क्रिस्टे टू इंक्रीज सरफेस एरिया, रिच प्रोटीन 80% बाई वेट। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें हाईली ऐसे फोल्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऐसे फोल्डिंग पाई जाती है। ठीक, तो ये जो फोल्डिंग बन रही होती है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। ठीक, क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जो कि एटीपी सिंथेसिस में भी हेल्प कर रही होती है। दूसरा है सेलेक्टिव परमेबल ट्रांसपोर्ट वाया कैरियर प्रोटीन कंटेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेके फोर्थ तक, एटीपी सिंथेसेज, कॉम्प्लेक्स 5 एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब देखिए बच्चों, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें ये मेनली इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाया जाता है, ईटीसी। ईटीसी कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, जो इन 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कि 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 1 2 3 4 5। जब ये 5 कॉम्प्लेक्स आपस में वर्क करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। और एक क्या पाया जाता है बच्चों? एटीपी सिंथेटेज पाया जाता है। ठीक, जो कि मेनली एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर तीसरा क्या पाया जाता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन पे। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? इनर मेम्ब्रेन पर। और इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, रिच इन प्रोटीन होता है। कितना होता है बच्चों? 80% बाई वेट, लगभग 80% बाई वेट। अगर उसका वेट कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट वेट है उसका, तो उसका 80% क्या होगा बच्चों? प्रोटीन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? अब ये हमारा क्या है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये इसका एक आउटर हो गया और एक इनर मेम्ब्रेन हो गई बच्चों। तो जो ये अंदर जो स्पेस पाया जा रहा है, ठीक, क्या पाया जा रहा है? स्पेस पाया जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस पाया जाता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन से क्या होता है? कंप्लीटली इनक्लोज होता है बच्चों। ठीक, कंटेन एम्प्टी डीएनए, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड 16.5 kb इन ह्यूमंस। इसका मतलब क्या हो गया? जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है बच्चों, क्या? एम्प्टी डीएनए जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? इसी मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। और ये एम्प्टी डीएनए होता कैसा बच्चों? सर्कुलर होता है, डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स का मतलब क्या हो गया? ये, ठीक, डबल हेलिक्स। और सर्कुलर मतलब क्या हो गया? जो इसके दोनों एंड होते हैं बच्चों वो आपस में क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। मैं एक बार दिखाता हूं आपको कि सर्कुलर डीएनए होता कैसा है। सर्कुलर डीएनए का मतलब क्या होता है? देखिए, जो हमारे नॉर्मल न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है बच्चों, जो हमारे न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है वो कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? वो कुछ ऐसा होता है। ठीक, वो कुछ ऐसा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लीनियर डीएनए। क्या बोलते हैं? लीनियर डीएनए। ठीक, लेकिन जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है बच्चों वो कुछ ऐसा होता है। क्या होता है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर होता है और डबल हेलिक्स होता है। ठीक, तो ये जो दोनों एंड है बच्चों वो आपस में क्या है? जुड़े हुए होते हैं। जो हमारा जो डीएनए के दोनों एंड्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। ये होता है सर्कुलर डीएनए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 70S राइबोसोम। क्या पाया जाता है बच्चों? 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। 70S राइबोसोम क्या हमारा प्रिमिटिव होता है बच्चों। ठीक, क्या होता है बच्चों? प्रिमिटिव होता है। अब राइबोसोम भी किसके अंदर पाया जाता है? मैट्रिक्स के अंदर ही पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं tRNA एंड एंजाइम फॉर क्रैब साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन एंड अमाइनो एसिड। इसका मतलब क्या हो गया? जो क्रैब साइकिल के लिए एंजाइम्स होते हैं बच्चों। क्रैब साइकिल क्या होती है? क्रैब साइकिल हमारा जो हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं बच्चों, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लास 11th में पढ़ा होगा क्रैब साइकिल क्या होती है। ठीक, जो क्रैब साइकिल होती है क्या बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। देखिए हमारा जो ग्लाइकोलिसिस होता है बच्चों वो कहाँ होता है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये हमारा सेल है, ठीक, ये हमारा एक सेल हो गया, उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो होता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है बच्चों, पाइरूवेट बनता है। क्या बनता है, पाइरूवेट बनता है। तो ये पाइरूवेट फिर कहाँ आता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है। कहाँ आता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है। फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, क्रैब साइकिल चल रही होती है, ठीक। तो क्रैब साइकिल के जितने भी एंजाइम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर और कुछ यूनिक फीचर्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कोई क्या यूनिक फीचर क्या होता है हमारे इसका माइटोकॉन्ड्रिया का। ओन जीनोम, ओन जीनोम का मतलब क्या हो गया, जो इसके अंदर सर्कुलर डबल हेलिक्स सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक, एम्प्टी डीएनए पाया जाता है, वही हो गया ओन जीनोम। वो जो जीनोम इसके अंदर जो डीएनए इसके अंदर पाया जाता है वो क्या 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 कर सकता है, इनकोड 13 पॉलीपेप्टाइड्स ऑल ईटीसी कंपोनेंट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सर्कुलर डबल हेलिक्स डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, वो 13 तरह का, कितना तरह का बच्चों, 13 प्रकार का क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है। क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है बच्चों, पॉलीपेप्टाइड होता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जिससे प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है बच्चों, जब एक से ज़्यादा पेप्टाइड्स के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो प्रोटीन बनाता है। अब ईटीसी, ऑल ईटीसी मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जितना भी कंपोनेंट होता है, जितना भी कॉम्प्लेक्स होता है, वो इनकोड करता है जो हमारा डबल हेलिक्स डीएनए होता है। 22 तरह के टीआरएनए को बनाता है, 2 आरआरएनए को भी बनाता है। कौन सा, हमारा सर्कुलर डबल हेलिक्स डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है मैटरनल इनहेरिटेंस। इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर, स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो हमारे सेल के अंदर या कोई लड़की है उसके सेल के अंदर, मतलब इस अर्थ पे या इस वर्ल्ड में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, जो हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो हमारे मदर से आया होता है। कहाँ से आया होता है बच्चों, हमारे मदर के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से आया होता है, हमारे फादर से नहीं आता है, ठीक। क्योंकि फादर का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक। तो ये क्या करता है, एक इवैल्यूएशन, मतलब जो इवोल्यूशन होता है उसके स्टडी में भी हेल्प करता है। तीसरा है तो डायनेमिक ऑर्गेनल्स, अंडरगो फ्यूजन एंड फिजन, मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल, मेटोफेजी, रिमूव्स, एक सेकंड बच्चों, रिमूव डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपना नंबर और अपने क्वालिटी, मतलब एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, कितने नहीं होंगे, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो वो अपने आप को खुद से ही मेंटेन कर लेता है, उसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक सेल के अंदर अपने नंबर को खुद बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसका मतलब ये हो गया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनल्स में नहीं पाए जाते। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसे फीचर किसी भी ऑर्गेनल्स में, हमारे बॉडी के सेल में जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें ऐसा किसी में भी फीचर्स नहीं पाया जाता। आप ये यूनिक फीचर्स याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो आप ये पॉइंट जरूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इसको जल्दी से कवर करते हैं कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। एटीपी प्रोडक्शन, प्राइमरी फंक्शन जो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का वो होता है एटीपी प्रोडक्शन। अब इस कैसे करता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं बच्चों, एटीपी का प्रोडक्शन करवाते हैं। किसका प्रोडक्शन करवाते हैं बच्चों, एटीपी का प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक। ये चारों मिलकर ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये कहाँ होती हैं बच्चों, सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। जो पहला बच्चों ग्लाइकोलिसिस होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। बाकी ये तीनों, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये कहाँ होता है बच्चों, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है।
नेक्स्ट है बच्चों हीट प्रोडक्शन। अब देखिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों, वो किस में हेल्प करता है? हीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मेनली किस में बच्चों? इन ब्राउन एडिपोज टिश्यू माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन अनकपलिंग प्रोटीन्स UCP1 थर्मोजेनिन, UCP1 जिसको हम अनकपलिंग प्रोटीन 1 कहते हैं, या फिर हम उसको थर्मोजेनिन भी कह सकते हैं। जनरेट हीट नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब ये नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, बताइए कमेंट में अगर आप किसी को पता है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही कि होता क्या है नॉन जेनेसिस, नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए जब कोई बेबी क्या होता है, बर्थ करता है, ठीक बच्चों, बेबी का बर्थ होता है, ठीक, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? ब्राउन फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्राउन फैट पाया जाता है। अब इस ब्राउन फैट के अंदर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है बच्चों आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, दूसरी होती है बच्चों इनर मेम्ब्रेन। क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन। अब जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है बच्चों, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक, जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या पाया जाता है? उसका सपोज करिए ये मेरी हो गई इनर मेम्ब्रेन, और जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है बच्चों, उस पे क्या पाया जाता है? उस पे पाया जाता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? UCP1। क्या बोलते हैं? UCP1 बोलते हैं। अब ये UCP1 का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ठीक, यही UCP1 जो होता है वही क्या करवाता है? नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस करवाता है। और नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता किस में है बच्चों? ये सिर्फ होता है बच्चों में, जो बच्चे छोटे पैदा होते हैं, नियोनेट्स होते हैं 0 से लेके 28 दिन तक, उनमें क्या होता है? नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है। मतलब बच्चे बिना कांपे, हम लोग को जैसे अगर ठंडी लगती है तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है? सिविर करने लगती है, कांपने लगती है, लेकिन बच्चे नहीं कांपते हैं बच्चों, बच्चे नहीं कांपते हैं, तो वो हीट कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो उस ठंड को या कोल्ड टेम्परेचर को कोप अप करने के लिए क्या करते होंगे? नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस करते होंगे, जिसमें UCP1 हमारा हेल्प करता है। UCP1 करता क्या है बच्चों? UCP1 क्या करता है? देखिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है बच्चों? मैट्रिक्स होता है। क्या होता है बच्चों? मैट्रिक्स होता है। उसके अंदर क्या होता है? H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। H+ आयन जो होते हैं क्या होते हैं बच्चों? H+ आयन्स जो होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन भी बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। अब यही प्रोटॉन क्या करते हैं? इस पे UCP1 जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है? UCP1 जो पाया जाता है, अनकपलिंग प्रोटीन 1 जो पाया जाता है, इससे क्या करते हैं? यही प्रोटॉन लीक कर जाते हैं। लीक करके कहाँ आ जाते हैं बच्चों? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाते हैं, ठीक। तो जब ये लीक करते हैं मैट्रिक्स से, जो मैट्रिक्स है उससे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जब आते हैं, तो क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है, ठीक। क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है। और यही प्रोटॉन जब उससे जाएंगे बच्चों ATP सिंथेटेज, जो इनर मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, उस पे जब ATP सिंथेटेज से होके जाएंगे प्रोटॉन, तो ATP का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब UCP1 से जाएंगे बच्चों, किससे जाएंगे? UCP1 से जाएंगे, तो हीट का प्रोडक्शन होगा, ATP नहीं बनेगा। तो ये मैकेनिज्म होता है हीट प्रोडक्शन का, जो कि जिसको हम नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। तीसरा बच्चों एपोप्टोसिस रेगुलेशन। आप देखिए जब किसी सेल में इंजरी होती है बच्चों, क्या होती है? इंजरी होती है, तो हमारे बॉडी में एक कास्पेज सिस्टम होता है, ठीक। क्या होता है? कास्पेज सिस्टम होता है, उसका एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक। कास्पेज सिस्टम का जब एक्टिवेशन होता है, तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो साइटोक्रोम C क्या रिलीज करता है बच्चों? साइटोक्रोम C रिलीज करता है, जो क्या कराता है? नेचुरल सेल डेथ कराता है। क्या कराता है? नेचुरल सेल
डेथ कराता है, ठीक, नेचुरल सेल डेथ कराता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो 3 मेन फंक्शंस ये हो गए। चौथा क्या हो गया बच्चों, कैल्शियम होम्योस्टेसिस, मतलब हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के या हमारे सेल के अंदर क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब कभी भी हमारे सेल के अंदर क्या होता है, कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल के अंदर से क्या करता है, कैल्शियम को अपने अंदर ले लेता है। किसके अंदर ले लेता है बच्चों, अपने अंदर ले लेता है। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम रेगुलेशन, कैल्शियम होम्योस्टेसिस। तीसरा क्या बच्चों, स्टेरॉइड सिंथेसिस। तो हमारे बॉडी में जितने भी स्टेरॉइड बन रहे होते हैं बच्चों, स्टेरॉइड किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड का सिक्रीशन करवाता है कौन, प्रोडक्शन करवाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्या बच्चों, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ROS जनरेशन। बाय प्रोडक्ट ऑफ ETC रेगुलेट बाय एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज ग्लूकाथायोन परऑक्सीडेज। अब देखिए बच्चों, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं कुछ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ATP सिंथेसिस के दौरान। तो ये कुछ मेन फंक्शन हो गए किसके बच्चों, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के। आप इसको याद रखिएगा। देखिए हम साथ में फिजियोलॉजी को भी कवर कर रहे हैं बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, हम एनाटॉमी तो पढ़ रहे हैं लेकिन फिजियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म होता है। अब हम डील करने वाले बच्चों किसको, एक सेकंड बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तक हमने पढ़ लिया साइटोप्लाज्म के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और अब हम शुरू करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है बच्चों, ये भी एक ऑर्गेनल्स होता है जो कि कहाँ पाया जाता है बच्चों, हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। फिगर में आप, ये फिगर है इसका, ये फिगर है, देखिए ये जो हमारी न्यूक्लियस है बच्चों, उसी के कंटिन्यूएशन में होता है। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसी के कंटिन्यूएशन में ये पाया जाता है बच्चों, ठीक। इसी तरह पाया जाता है हमारा, क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक। अब इसके हम कुछ जनरल फीचर्स को देखते हैं, जनरल चीजें। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज द लार्ज डायनेमिक मेम्ब्रेन सिस्टम इन यूकैरियोटिक सेल फॉर्मिंग ए कंटिन्यूएशन नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्ने एंड वेसाइकल, ठीक। ये क्या है बच्चों, एक डायनेमिक ऑर्गन है। डायनेमिक ऑर्गन का मतलब क्या होता है, इसका शेप कोई एकदम फिक्स रिजिड नहीं होता बच्चों। डायनेमिक हम किसको बोलते हैं, डायनेमिक हम उसको बोलते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग या किसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक डायनेमिक मेम्ब्रेन सिस्टम है। क्या बच्चों है, एक डायनेमिक मेम्ब्रेन सिस्टम है, मतलब इसका कोई फिक्स रिजिड शेप नहीं होता, वो चेंज होते रहते हैं। represent 50% of the total cell membrane and enclose 10% of the cell volume। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे सेल के अंदर जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर सपोज करिए हमारे सेल के अंदर 100 नैनोमीटर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, 100 नैनोमीटर लेंथ का सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो उसका जो 50% होगा, मतलब 50 नैनोमीटर सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा। इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों ये ऐसे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक। ऐसे ऐसे ढेर सारी फोल्डिंग पाई जाती है, ठीक। इसके वजह से क्या होता है, ये इतना बनाता है। और 10% ऑफ सेल वॉल्यूम, अगर हमारे सेल का वॉल्यूम अगर 100 मिलीलीटर है तो उसका 10 मिलीलीटर कौन इंक्लूज करेगा बच्चों, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कनेक्ट टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेकिंग इट पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवलप कंटिन्यूम। देखिए अब जो हमारा क्या होता है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किससे अटैच होता है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर एनवलप होती है जो, उस पर 2 लेयर पाई जाती हैं। जो आउटर लेयर होता है बच्चों उसी से ये क्या होता है, कंटिन्यू होता है। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियर एनवलप की जो आउटर लेयर होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी पार्ट होती है। सर्व एज ए बायोसिंथेसिस फैक्ट्री प्रोटीन लिपिड स्टेरॉइड। अब ये इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया बच्चों, वहाँ प्रोटीन लिपिड और क्या था बच्चों, एक प्रोटीन लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस कराती है। मतलब एक तरह से ये फैक्ट्री होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एंड फीचर, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब ये दिखता कैसा है। तो सबसे पहले बच्चों क्या पाया जाता है, सिस्टर्ने, फ्लैटेंड सैक। फ्लैटेंड सैक का मतलब क्या हो गया बच्चों,
अब यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ इसको क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं, ठीक। ये फ्लैटेंड सैक लाइक, ये सपोज करिए एक चपटा सा ऐसा, ठीक, क्या है बच्चों, एक चपटा सा ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने। और ज़्यादा किस में होता है, आर में। आर क्या होता है बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टिब्यूल्स, टिब्यूल्स क्या होता है, ब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मोर इन एसीआर। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें ऐसे टिब्यूल फॉर्म होता है बच्चों। क्या फॉर्म होता है बच्चों, टिब्यूल फॉर्म होता है। जो ये फोल्डिंग बन रही है उसको हम सिस्टर्ने बोलेंगे, और जो ये लंबा सा स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, टिब्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टिब्यूल्स बोलेंगे। और फिर उसके बाद तीसरा है बच्चों वेसाइकल, ठीक। मॉर्फोलॉजी में हम 3 स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, एक सिस्टर्ने, दूसरा टिब्यूल्स, तीसरा वेसाइकल। वेसाइकल क्या होता है बच्चों, ये छोटे छोटे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ठीक, ऐसे स्फेरिकल लाइक या सर्कुलर स्ट्रक्चर जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेसाइकल बोलते हैं। अब मेम्ब्रेन्स को होती है सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, 7 से 10 नैनोमीटर थिक होती है, कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर एनवेलप। जो हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है बच्चों, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो 7 से 10 नैनोमीटर थिक होती है और सिंगल लेयर होता है। क्या होता है बच्चों, सिंगल लेयर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था बच्चों, डबल लेयर था। ट्रांसलोकॉन कॉम्प्लेक्स अलाउज नेसेंट पॉलीपेप्टाइड टू इंटर ल्यूमन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, देखिए मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक। ये हो गई हमारी क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गई बच्चों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ठीक। अब जो इसका जो मेम्ब्रेन होता है बच्चों, यहाँ क्या पाया जाता है, ट्रांसलोकॉन पाया जाता है। क्या, ट्रांसलोकॉन। ये क्या करता है बच्चों, जो हमारे राइबोसोम में, ये हमारा राइबोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, यहाँ क्या हो रहा है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो जो ये प्रोटीन, नेसेंट प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, जो नया नया प्रोटीन बना, जो मैच्योर नहीं है, ठीक। तो अनमैच्योर जो प्रोटीन होता है बच्चों, वो ऐसे वेसाइकल फॉर्म होता है या एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वो इसी ट्रांसलोकॉन के थ्रू किस में जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में जाता है। ल्यूमन क्या होता है बच्चों, जो ये स्पेस है, ठीक, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये क्या होता है, ट्रांसलोकॉन के या ल्यूमन होता है। तो ये इन्हीं ट्रांसलोकॉन के थ्रू, किसके बच्चों, ट्रांसलोकॉन के थ्रू, ट्रांसलोकॉन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक तरह का सपोज करिए गेटवे होता है। क्या हो गया बच्चों, एक दरवाजा है समझ लीजिए किसी चीज़ को अंदर जाने के लिए, तो ठीक। तो ये ट्रांसलोकॉन इन्हीं जो प्रोटीनेसेंट प्रोटीन होता है, जो नया नया प्रोटीन बना होता है बच्चों, वो इसी दरवाजे के थ्रू कहाँ जाता है, ल्यूमन में जाता है। अब ल्यूमन में क्या होता है, उसका मैच्योरेशन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, राइबोसोम रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों, उससे क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक। तो राइबोसोम के रिसेप्टर भी पाए जाते हैं, ठीक। एंजाइम फॉर लिपिड बायोसिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन इन एसीआर। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर लिपिड के क्या पाए जाते हैं, लिपिड के बायोसिंथेसिस होता है, तो लिपिड एंजाइम पाए जाते हैं जो लिपिड बनाने में हेल्प करते हैं। तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ल्यूमन। क्या है बच्चों, ल्यूमन, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब ल्यूमन क्या है बच्चों, जो ये है, ठीक। अब ये ल्यूमन क्या होता है बच्चों, आइसोलेटेड होता है, मतलब साइटोप्लाज्म से आइसोलेटेड होता है। क्या है, कंटेन चैप्रियंस प्रोटीन फोल्डिंग एंजाइम एंड कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो हमारा प्रोटीन बनता है उसका क्या होता है, फाइनल पैकेजिंग होता है, मतलब प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। सपोज करिए एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, एक लंबी सी चेन बन गई, तो उसको बार बार फोल्ड किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। पर्टिकुलर किसी एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो प्रोटीन फोल्डिंग के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो इन्हीं ल्यूमन्स में प्रेजेंट होते हैं। ल्यूमन्स क्या होता है बच्चों, ये होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा
रफ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ये हमने जनरल देख लिया। अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते कितने प्रकार के हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, स्टडीड विद द राइबोसोम रफ। अब इसको रफ क्यों बोला जाता है बच्चों? कि क्योंकि ये राइबोसोम से अटैच होते हैं। ठीक, कौन से राइबोसोम से बच्चों अटैच होते हैं? 50S 70S राइबोसोम से 60S और 70S राइबोसोम से अटैच होता है। किसके थ्रू अटैच होते हैं बच्चों? वाया राइबोफोरिन। ठीक, ये राइबोफोरिन जो होता है ये हेल्प करता है किसके अटैचमेंट में? राइबोसोम अटैचमेंट में। ठीक है, राइबोसोम के अटैचमेंट में हेल्प करता है राइबोफोरिन। प्रोमिनेंट इन द प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स। ठीक, ये क्या करते हैं? प्रोटीन जो मतलब इनका मेन काम क्या होता है बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। प्रोमिनेंट मतलब मेनली जो ऐसे RER होते हैं बच्चों, वो प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा कराते हैं। कंटेन कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है उसके कंटिन्यूएशन में ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि नो राइबोसोम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। मतलब इसका जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें क्या है? इसमें राइबोसोम्स नहीं पाया जाता। प्रोमिनेंट इन लिपिड एंड स्टेरॉइड। जो हमारा RER था वो प्रोटीन का सिंथेसिस कराता था, जो SER है बच्चों वो क्या कराता है? लिपिड का और स्टेरॉइड का क्या कराता है? प्रोटीन सिंथेसिस का, मतलब सिंथेसिस करो। स्पेशलाइज इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। एड्रिनल कॉर्टेक्स, लीडिंग सेल्स एंड लीवर, हिपेटोसाइट मेनली यहाँ देखे जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। ठीक, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा जो टाइप होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SR, स्पेशलाइज्ड SER इन मसल सेल। ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? मेनली जो मसल्स होती हैं हमारी, क्या होती हैं बच्चों? जो हमारी मेनली मसल्स होती हैं, सपोज करिए मेरे बाइसेप्स का मसल है, मेरे फोर आर्म का मसल है, उस पर क्या होता है? पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों? स्टोर कैल्शियम यूजिंग कैल्सीक्वेस्टेरिन। किसके मदद से बच्चों ये लोग कैल्शियम स्टोर करते हैं? कैल्सीक्वेस्टेरिन। अब कैल्शियम का काम क्या होता है हमारे मसल्स में बच्चों? देखिए, कैल्शियम का मेनली जो काम होता है बच्चों वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है बच्चों? मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। रिलीज कैल्शियम बाया राइनोडाइन रिसेप्टर RYR फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, अब देखिए ये स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? अब देखिए सपोज करिए ये मेरा कोई मसल का एक फाइबर है। ठीक, तो इसके अंदर, इसके ऊपर बच्चों क्या पाया जाता है? ऐसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक, अब ये क्या करते हैं? कैल्शियम को स्टोर करके रखते हैं। ठीक, तो जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना रहता है, क्या होना रहता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट होना रहता है, तो उसमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो जो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो कैल्शियम को सिक्रीट करते हैं। किसके थ्रू? राइनोडाइन के थ्रू। ठीक, तो वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। फिर रीअब्जॉर्ब कैल्शियम यूजिंग सर्का पंप्स कैल्शियम एटीपेज। अब देखिए वो स्टोर कर रहा है, रिलीज कर रहा है, फिर रीअब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, तो ये होता है काम किसका? SER का।